हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ चौहान विज़न। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका मित्र प्रदीप चौहान उर्फ कटारिया। तो आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, जो भी दिक्कत आई वो बताएंगे। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं 18 अगस्त की। ठीक है, थोड़ा सा बिजी, थोड़ा शेड्यूल हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, आगे से हम पूरा कंटिन्यूटी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का क्या आता है। ठीक है, तो बिहार में विधानसभा चुनाव में आने वाले, इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसलिए जून 2025 में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने एक विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया है। क्या करवाया है इसमें, देखते हैं। वो हथियार निकाल लेते अपने पहले, है ना। तो उसमें क्या है कि इसमें किया गया है, इसमें लोगों को जन्म और नागरिकता के प्रमाण डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं कि भाई दिखाओ कि भाई तुम वैलिड हो कि नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में देखा गया है कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं कि लोग गलत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं और आधार कार्ड फेक बनवा रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतें हो रही है, इस वजह से ये किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट हटा दिए गए हैं। 65 लाख समझ सकते हो आप। इससे बिहार के कुल मतदान वोटर पर 7.89 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, अब सुप्रीमो का हस्तक्षेप के इंटरवेंशन क्या है। अब इंटरवेंशन सुप्रीमो कोर्ट ने कुछ ना कुछ लगा होगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव में जरूरी आदेश क्या है, तो जिन लोगों के नाम हटे देंगे उनकी सूची लिस्ट सार्वजनिक की जाए, पब्लिक डोमेन में की जाए। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार सारी रखी जाए लोगों के सामने। नाम हटाए कारण बताए, मृत्यु, दोहराव, पलायन भी बताया। ठीक है, अब नाम हटा तो दिया, कारण बताया कि अब मृत्यु हो गई है, या दो बार से दो एक ही नाम से दो बंदों ने कर लिया है, या फिर वो कहीं ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, आधार कार्ड और एक वैध पहचान पत्र आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आधार कार्ड को एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। प्राइवेसी, अब दूसरा प्राइवेसी नहीं, प्रवासी, प्राइवेसी मतलब माइग्रेट। ठीक है, हथियार निकाल लेते हैं दोबारा से। कि इसमें क्या हो रहा है कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोग, जैसे कि मजदूर में काम करने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, अभी भी मतदान करने के लिए मुश्किल झेलते हैं। क्योंकि सब सिंपल सी बात है, देखो लोगों को लगता है कि भाई मतदान करना वेस्ट ऑफ द टाइम है। सिंपल सी बात है, दे डोंट नो व्हाट दैट। उन्हें मतलब ही नहीं है कि भाई कोई भी आए, कोई भी आए, हम पे शासन ये करेगा, बीजेपी, कांग्रेस, आम पे कोई भी, दूसरी कोई भी पार्टी, फिर कोई भी पार्टी करे, उन्हें मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता अपने खाने पीने से बस। रात को रात को बस जाना है चखने की दुकान पे, अपना इंतजाम करना है, खत्म करना है, दैट्स इट। ठीक है, इस चीज़। तो मिडिल क्लास को ज़्यादा वो फोकस नहीं करता, और अपर जो रिच पीपल होते हैं उन्हें मतलब नहीं होता। ठीक है, वो खाली क्या करते हैं, अपने अकाउंट पैसे ट्रांसफर करते हैं कि भाई इतना दे दिया, इससे भी कम, इस दल को दे दिया, इतने दल को इसे दे दिया। ठीक है, मैं किसी पार्टिकुलर दल की नहीं बोल रहा। ठीक है, तो मैं वह सिंपल बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो उन्हें अपने पंजीकृत जैसे कि नाम के वोटर लिस्ट में वापस कर वोट डालना होता है, महंगा और कठिन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि भाई जाओ, पहले जाओ, सपोज करो आप वर्किंग कर रहे हो, आप यहाँ पे बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में हो। ठीक है, आप रहते हो, आप राजस्थान में हो, तो आप बंगाल को क्रॉस करके दिल्ली, हरियाणा करके वो करते, एमपी क्रॉस करने के बाद में तब जाओगे वोट देने के लिए। और खास लोग तो अपने सेलिब्रेशन जैसे कि दिवाली, होली पे नहीं जाते हैं मोस्ट, मतलब ज़्यादा तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो होते हैं बहुत, जो अड़ियल समाज से नहीं, अड़ियल व्यवहार से होते हैं। ठीक है, व्यवहार का मतलब है, व्यवहार से होते हैं, जो कि वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी। रिश्ते बिल्कुल नाम के लिए होते हैं कि हाँ भाई रिश्ता है, बस दिखाने के लिए हाँ रिश्ता है। तो वो चीज़ें तो देखी गई है। ठीक है, उस टाइप से। तो इसलिए क्या बोला कि इसके अंदर वाले माइग्रेंट मतदाताओं की समस्या क्या है, देश के अंदर रहने वाले प्रवासी जो लोग मजदूरों से काम के लिए भी दूसरे शहर जाते हैं, अभी मतदान करने में मुश्किल झेलते हैं। उन्हें अपने पंजीकृत जहाँ नाम वोटर लिस्ट में है वापस आकर वोट डालना महंगा और कठिन होता है। इनमें वोटिंग प्रतिशत कम हो जाती है। विशेषज्ञ की कहते हैं कि अगर भारत को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार सस्ता और पारदर्शी सुरक्षित सिस्टम बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ विदेशी मॉडल पर अपनाना चाहिए। ठीक है, विदेशी मॉडल अपनाना नहीं चाहिए, ताकि इसको अच्छी तरह से बनाया जाए। ठीक है, चुनाव के संबंधित दायित्व क्या है, हमारे चुनाव को दायित्व कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आने वाले टाइम में 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट ये वो राज करने वाली है। ठीक है, आप पे तो सिंपल सी बात है, यू शुड नो दैट तब कि इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, क्या मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, लोगों के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, टैक्स सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इसलिए तो चुनाव इलेक्शन में भारत में एक स्थायी और संवैधानिक निकाय है, इसका काम है लोकसभा में, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों को सही ढंग से कराना। सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग की संवैधानिक दायित्व क्या है, ये तो है।
और पहले सिर्फ मुख्य चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराना, जो कि भारत के लोकतंत्र की बुनियादी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 का नया क्या है, 2023 में एक नया कानून आया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्त के अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब क्या है इसमें, अब चुनाव आयुक्त को नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई गई है, जिसमें शामिल प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्ष नेता। सिंपल सी सुन लो, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकतंत्र के विपक्ष नेता। देखो इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें ही जब इलेक्शन कमीशन में 2 बंदे किसके आ रहे हैं, 2 बंदे आ रहे हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो होती है रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी की हो तो ऑटोमेटिक वो बंदा आएगा जो उनकी हाजी हजूरी करेगा। हाजी हजूरी करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने निष्पक्ष पे जो भी अपना फैसला भी डिसीजन मेकिंग करा है, कहीं ना कहीं उसकी वो बातें सच भी होके भी लोगों को झूठ लगेगी, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से, और रूलिंग पार्टी अपने खिलाफ कोई उसको कोई फैसला सुनाने देगी नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगी। और आफ्टर दैट जब वो खत्म हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है, ये कंडीशन हो सकता है, कैन पॉसिबल दैट इस जो ये एक संख्या वाली बात है कि भाई ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। विवाद क्या होता है, विपक्ष का कहना है कि अगर इस समिति में सरकार के पास 2 सदस्य हैं तो विपक्ष में एक ही सदस्य है। सिंपल सी बात है, देखो मैंने जो बोला था वो बात आ गई, सिंपल सिंपल सी, कि विपक्ष का कहना है कि समिति में सरकार के पास 2 सदस्य हैं और विपक्ष का खाली 1 सदस्य है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। इसलिए 2:1 का अनुपात हो गया है, जिससे कि चुनाव आयोग स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रभाव ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, सरकार का प्रभाव ज़्यादा होना ही है, क्योंकि सिंपल सी बात 2 बंदे ज़्यादा है। अब जहाँ तक 3 बंदों में से 2% अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया तो वो वही होती है। सिंपल सी बात है, अगर हॉस्टल में आप रह रहे हो, हॉस्टल में रहने के बावजूद अगर घर में अगर 3 बंदे मेंबर रहते हैं और 3 मेंबर में से किसी 2 का मन कुछ और खाने का मन कर रहा है, ठीक है, होल्ड ऑन करना, कहाँ से आ गया, जिसमें कि बताया गया कि इसलिए 2:1 के अनुपात होगा, और जिसके अनुसार आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। सही बात है, लोग कहते हैं कि इससे सरकार का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब 99 में प्रधानमंत्री का गुणनोती, ठीक है, तो जैसे कि सिंपल सी बात इन्होंने बोली कि भाई प्रधानमंत्री नाबिया में संसद को संबोधित किया भारत में, कि उन्होंने क्या नाबिया के एक कविता का जिक्र किया है, क्या उसमें स्थानीय पौधों जानवरों जैसे कि स्प्रिंग बो की बात की, और ओशम्बो भाषा में भी संवाद किया गया। ठीक है, और इसका असर क्या है, लोगों में आत्मीयता और जुड़ाव महसूस हुआ है। भारत ने दिखाया कि पश्चिम देश के तरह सिर्फ मदद देने नहीं बल्कि स्थायी साझेदारी बनाने के आया है। ठीक है, सिंपल सी बात, साझेदारी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, मतलब मिल के बोझ उठाना, एक अकेला थक जाए तो उस शहर की रणनीति। ठीक है, भारत की कूटनीति दर्शकों के 3 हिस्से में है। साझा इतिहास, भारत ने नाबिया की स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन दिया था, और दोनों देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भारत के नाबिया के बीच में $800 मिलियन का व्यापार हुआ, यह अच्छी बात है। अफ्रीका में भारत में $12 बिलियन का विकास को मदद दी गई। भविष्य की साझेदारी क्या है, शिक्षा, तकनीक और युवाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, जो कि इंडिया नाबिया IT सेक्टर अच्छे खासे किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में भारत अब ज्ञान आधारित साझेदारी बना रहा है। नाबिया ने भारत के कुछ UPI प्रणाली को अपनाया है, जो कि एक बड़ी डिजिटल उपलब्धि है। ये केवल तकनीकी नहीं है बल्कि भारत के प्रशासन और अनुभव को दुनिया तक पहुंचाने का एक तरीका है। भविष्य की योजना, अच्छी बात है कि भारत एक ज्ञान आधारित सोच साझेदारी बना रहा है और नाबिया की UPI प्रणाली को दी है। ठीक है, बोल सकते हैं कि UPI प्रणाली किसको दी, तो सीधा बोलो नाबिया के मतलब नाबिया को दी गई है। लेकिन नाबिया एक देश है जो केवल तकनीकी नहीं बल्कि भारत के प्रशासन और अनुभव को भी दुनिया तक पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे रास्ता क्या हो सकता है, आगामी भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भारत को इन रिश्तों को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस सहयोग में बदलना चाहिए। ठीक है, और भारत को चाहिए क्या, चाहिए भारत को, सिंपल सिंपल सी बात है, भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए सिंपल, भारत को चाहिए कि स्थायी नीति हो, संस्थागत सहयोग हो, एक स्ट्रक्चर्स और लगातार निवेश के जरिए नाबिया जैसे देशों को मजबूत संबंध बनाए। ठीक है, और नाबिया एक महत्वपूर्ण क्यों, वहाँ की राजनीतिक स्थिरता, मतलब सही से कोई भी गवर्नमेंट आती गिर जाती है, ठीक है, लोग गिरा देते हैं। खनिज संपदा और नई तकनीक में रुचि इसे भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदारी बनाती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसमें क्या है, भारत ने न्याय संगत वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के मांग की, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास मॉडल को तरफ इशारा करती है। ठीक है, न्यायपालिका का आत्ममंथन, आसान भाषा में समझे तो क्या मामला है,
मामला बड़े सिंपल सा है। क्या कि भाई चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन 2023 का एक नया कानून जिसके चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलती गई और उस पर सवाल भी उठे हैं। इस कानून के जरिए सरकार को चुनाव आयोग की नियुक्ति पर अधिक नियंत्रण मिल गया है। ठीक है। और न्यायपालिका का रुख कैसा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित कानून पर रोक लगाने का मना कर दिया गया है। ठीक है। इसे कोर्ट ने ये फैसला दिया कि सरकार ने नई नियुक्तियां कर दी है और लोकतंत्र निष्पक्ष चुनावी पारदर्शिता न्यायिक जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। संपादकीय चिंता क्या है? अगर एक ऐसा क्या नाम है, जो संपादकीय जो लिखते हैं अखबार लिखते हैं, उनके नजरिए क्या? न्यायपालिका को लोकतंत्र की रक्षा में और सहायक भूमिका निभाना चाहिए। कोर्ट का निष्क्रिय ने संसद को सरकार को अधिक ताकत दे दी है जिससे कि संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून रोकने से इनकार कर दिया। इसने कार्यकारी सरकार को ताकत मिल गई और इलेक्शन कमीशन इस पर सवाल उठेंगे। और आलोचना का कहना है कि न्यायपालिका ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसे बर्ताव किया है। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? तो इसका नए कानून 2023 अधिनियम में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को ज़्यादा ताकत दी गई जिससे सीजीआई की स्वतंत्र आवाज़ दब गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोकने से मना कर दिया जिससे कि कार्यपालिका सरकार से ज़्यादा ताकत मिल गई है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की शक होने लगा। अब जो भी फैसला सुना जाएगा उससे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं होगा। अम्बेडकर की चेतावनी का अम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग कभी सरकार के उंगलियों के नीचे नहीं आने चाहिए। सही बात है। चुनाव आयोग अगर नीचे आया तो भाई सब कुछ जो भी पर्सन अगर जो इलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं वो सही से नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज ये कानून उसी डर को नज़र दिखा रहा है। ठीक है। चुनाव आयोग की भूमिका क्यों जरूरी है? चुनाव आयोग लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव की रीढ़ है। अगर इसकी नियुक्ति सरकार के हाथ में होती तो निष्पक्षता पर शक होगा, विपक्ष को नुकसान होगा और सत्ताधारी दल को फायदा होने की धारणा बन सकती है। दुनिया के अनुभव क्या करती है? वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वेडोर जैसे देशों में सरकार ने चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में कर लिया और इससे क्या हुआ? तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ी और लोकतंत्र कमजोर हो गया। अब क्या करना चाहिए? अगर न्यायपालिका आत्मसम्मान सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करती है तो वह बहुसंख्यात्मक या मेजॉरिटेरिज्म को बढ़ावा दे सकती है। निष्कर्ष क्या है? भारत में न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ कानून लागू करने की नहीं बल्कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की भी है। और उसे चाहिए कि वह निष्पक्ष सिद्धांतों की रक्षा करे, चाहे उसके लिए कार्यपालिका टकराव ही क्यों ना बढ़ना पड़े। आगे रास्ते के संदर्भ में क्या करना चाहिए? 2023 कानून बदलाव को करे। चयन समिति, फीसीजाई, मुख्य न्यायाधीश को अनिवार्य नागरिक समाज में रोल, लोगों को पारदर्शिता जवाबदेही की मांग करनी चाहिए ताकि सही बातें करनी चाहिए ताकि जरूरत सरकार के दखल विरोधी करना भी जरूरी है। लोगों को पारदर्शिता जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो सरकार दखल का विरोध भी करना चाहिए। संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत। चुनाव आयोग की जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव को बचाने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा का कानून बनाना होगा। न्यायपालिका की भूमिका अदालतों को सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि लोकतंत्र की भावना और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य सहयोगी ताकतें आतंरिक लोकतंत्र और राजनीतिक दल, स्वतंत्र मीडिया और सजग नागरिक समाज जैसे सरकार से मिलकर सरकारी ताकत को बनाए रख सकते हैं। इथेनॉल का मिश्रण। ठीक है। हमें लास्ट टाइम पढ़ा था इथेनॉल का 20% इथेनॉल मिलाने की बात की गई थी, है ना लास्ट टाइम। क्या इथेनॉल पेट्रोल एथेनॉल करने अनाज से बने जैविक मिल में जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है, तेल का पर खर्च पड़ता है। भारत में 2025 में 20% मिलाने का लक्ष्य रखा गया लेकिन ये 5 साल पहले 25 में ही हासिल कर लिया गया। अच्छी बात है। ठीक है। प्रगति का 2014 में इथेनॉल मिश्रण 1.5% से अब 20% हो गया। ये बदलाव सरकार को मजबूत प्रोत्साहन देगा। तो नुकसान क्या है? हमारी गाड़ी कुछ ऐसे नहीं है डिपेंडेबल, कहीं ना कहीं इंजन में दिक्कत आने की कोई संभावना है। पेट्रोल आयात पर निर्भरता घटेगी। कृषि उत्पाद जैसे गन्ना की मांग बढ़ेगी जिससे कि किसानों को लाभ होगा। पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की जाएगी। अच्छी बात है। आर्थिक वित्तीय के तेल आयात पर असर होगा। इथेनॉल की वजह से भारत ने अब 1.40 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? IOC, BPCL जैसी सरकारी तेल की कंपनियों के लाभ 255-25%। ठीक है। लेकिन लोगों को पेट्रोल की 20% की राहत मिली। इससे सवाल उठते हैं कि क्या फ़ायदा सबको बराबर मिल रहा है? कृषि से असर गन्ना की बढ़ती मांग। 2014 में इथेनॉल 45 करोड़ लीटर था जो 23-24 में 670 लीटर हो गया। 90% गन्ना ईंधन बनाने में लग गया। भारी खपत। गन्ना एक पानी प्रधान फसल है। एक टन फसल के 70 लीटर पानी चाहिए जिससे कि खासकर महाराष्ट्र जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का तो भूमि लैंड इरिगेशन। 32% भूमि पहले से ही खराब स्थिति में, पानी वाली फसलें स्थिति को और बिगाड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा पर 2024-25 में सरकार में 52 लाख टन चावल इथेनॉल बनाने में हो गया
और 34% मक्का इथेनॉल की मोड़ देगा, मक्का घरेलू कमी हो गया, और 90.7 लाख टन मक्का आयात करना पड़ा। सिंपल सी बात देखो, ये बोलो कि सिंपल कि हम चाह रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि हमारी ऐसी कोई गाड़ी बने जिससे कहीं से इथेनॉल। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम ज़्यादा जो अपना एक्सपेंडिचर्स क्या ऑयल पे डिपेंडेंट हो रखे हैं, ठीक है। आपको पता है प्रदूषण बहुत होता है, आपको दिवाली के टाइम पे या फिर वैसे के टाइम पे लाइक इशू होता है, बुजुर्गों को होता है, लाइक सांस की दिक्कत हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो हम क्या चाहते हैं, जो ईंधन के ज़्यादा हम फोकस ओवर दैट की क्या करें कि जो हमारे पास है हम जो क्या कर सकते हैं, हमारा पैसा अगर विदेश में चले जाएगा तो हमें बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम उस चीज़ को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी न्यू इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नई गाड़ी बनेगी वो इथेनॉल सही सही इथेनॉल की जो कैपेसिटी को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वह इससे ज़्यादा भी इथेनॉल अगर डाला जाता है डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, तो आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो इस टाइप से, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिका की जनता के भारत के इथेनॉल उद्योग अब वैश्विक ध्यान में है। अमेरिका ने मांगा कि भारत इथेनॉल आयात पर प्रतिबंध हटाया जाए, ठीक है। भारतीय नीति अमेरिका पर व्यापार विरोधी नीति को आरोप पर लगाया गया। इथेनॉल बनाम इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इथेनॉल मिश्रण अब तक के 700 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कमी आई है, अच्छी बात है जो कि, ठीक है। और जो कि लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम ज़्यादा देर तक इथेनॉल टिके रहे तो भारत का ईवी और संक्रमण ट्रांजेक्शन भी में बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ईवी की ज़्यादा जलवायु लाभ क्या मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे वो अपनाए तो जलवायु परिवर्तन में लड़ने से ज़्यादा फायदा होगा। भारत धीमी गति है, 2024 में भारत में सिर्फ 7.6% वहाँ पर ईवी थे, जबकि दुनिया के कई देशों में काफ़ी आगे है, अच्छी बात है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकार का लक्ष्य क्या है, ये वाला पॉइंट है। सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2023 तक 30% नए वाहन ईवी हो, लेकिन इसे पाने के लिए 5 साल पहले ही हमने काम करते 22% ज़्यादा करनी होगी ईवी की विकास दर। ईवी में थोड़ी बहुत दिक्कत है कि भाई अभी अच्छे से वो नहीं है, लाइक पंप नहीं है जहाँ पे, और इससे चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिससे लोग कहीं ना बारिश में बहुत सारे मैकेनिक मिलते नहीं है, इशू ये देखा जाता है, ठीक है। ईवी में लगने वाली बैटरियों को मोटर्स के लिए कुछ दुर्लभ खनिज जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, नियोडियम जरूरी होते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, नियोडियम जरूरी होते हैं। भारत इन खनिजों के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर होता है। अब और सप्लाई कैसे क्या है, मारुति सुजुकी जैसे कंपनियां को जो REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो की कमी के कारण ईवी प्रोडक्शन के लक्ष्य को कम करने पड़े हैं। क्यों जैसे कंपनियों को क्यों करने पड़े, होगी थोड़ा मुश्किल होता है। ऊर्जा और भूमि जियोपॉलिटिक्स में के संबंध सरकार अब चीन की बातचीत कर रही है कि ताकि इन खनिजों को सप्लाई बनी रहे। इससे साफ है कि अब ऊर्जा, एनर्जी सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जियोपॉलिटिक्स पर आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आपका दोस्त प्रदीप कटारिया उर्फ चौहान।